हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बेसिक नॉलेज एसटीसी में। आज के वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बायोलॉजी नोट्स का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। रिस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन, पौधों और मानव में श्वसन। क्वेश्चन है 1 नंबर में, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन को निर्मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो यह एटीपी के रूप में संचित होता है। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन के लिए श्वसन परम आवश्यक है। तो ये हो जाएगा सही। विषाणु यानी वायरस में श्वसन नहीं होता, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये सही है। इसमें सही नहीं का पूछ रहा है। उसके बाद है, श्वसन अनिवार्य है, जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संभव है, ये भी सही है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है श्वसन। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में कोशिकाओं में संचित रहती है, ये भी सही है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। उसके बाद है 6 में, सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होता है? इसमें ए में एमिनो अम्ल, बी में ग्लूकोज, सी में वसा, डी में एटीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। उसके बाद है, सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, यूनिवर्सल कैरियर है। तो ये हो जाएगा एटीपी। निम्नलिखित में किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है, ये सही है। अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी सही है। तो उसके 3 में, अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में ही होता है। तो ये क्या है? ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 सही है। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। उसके बाद अनोक्सिया अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल एवं CO2 बनता है। उसके बाद है, अनोक्सिया अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के कारण क्या बनता है? तो अपूर्ण विघटन के कारण लैक्टिक अम्ल बनता है। 14 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करते हैं, ये क्या है? सही है। इसके बाद 2 में है, कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पाइरूवेट का विखंडन निम्न में किसमें होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय या ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? उसके बाद है, ऑप्शन है इसमें ए में, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही होता है, ये सही है। उसके बाद है, वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होना अनिवार्य, ये भी सही है। इसमें सही नहीं का पूछ रहा है। वायवीय श्वसन एक कोशिकीय जीवों में नहीं होता, ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, वायवीय श्वसन में होता है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र होता है। उसके बाद है, ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका आंसर।
लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा विघटन, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण भी है, ऊष्माक्षेपी भी है, जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी है, ये क्या है? सही है। उसके बाद है ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका एक और दोनों सही है। निम्नांकित में किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? निम्नांकित में किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 एटीपी बनता है। उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुवेट अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल। उसके बाद है क्रेब्स चक्र में अंतिम में बनता है, क्रेब्स चक्र में अंतिम में बनता है CO2 प्लस H2O बनता है। 25 में क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साइट्रिक अम्ल, ट्राइका ब्रोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद TCA चक्र, इनमें उक्त में सभी नाम से जाना जाता है। उसके बाद 26 में यीस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसमें है ए में है फर्मेंटेशन, बी में है वायवीय शोषण, सी में इलेक्ट्रॉन विघटन, डी में है प्रोटॉन विघटन। तो इसका हो जाएगा आंसर फर्मेंटेशन। उसके बाद है कोशिका के अंदर वायवीय शोषण का केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका आंसर। उसके बाद है अवायवीय शोषण के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने एटीपी बनता है? तो अवायवीय में 2 एटीपी बनता है, अवायवीय में 38 एटीपी बनता है। उसके बाद है तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान पेशियों में उत्पन्न होने वाले ऐंठन का क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करवाने से पेशियाँ ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि रक्त का संचार बढ़ जाता है। उसके बाद है पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। लैक्टिक अम्ल का CO2 तथा H2O का विखंडन हो जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा कारण। इसके बाद है 31 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो ए में है वायवीय शोषण का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। उसके बाद है इसमें सत्य नहीं है पूछ रहा है। उसके बाद है अवायवीय शोषण की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होता है, ये भी सही है। इसके बाद है पायरुवेट अम्ल का कोशिका में वायवीय शोषण में होता है। उसके बाद डी में अवायवीय शोषण के दौरान कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल नहीं बनता, ये गलत है, असत्य है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जीवाणुओं में शोषण से क्या उत्पन्न होता है? शोषण से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल, CO2 तथा ATP। इसके बाद है जंतुओं में अनोक्सी शोषण से क्या क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है इसमें पायरुविक अम्ल तथा एटीपी, बी में अल्कोहल, CO2 तथा एटीपी। उसके बाद है डी में लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल तथा एटीपी। उसके बाद है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो इसका हो जाएगा 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाह्य श्वसन के अंतर्गत शामिल होते हैं सांस लेना छोड़ना, सांस छोड़ना, तो ये भी दोनों हो जाएगा। पौधों में शोषण किस भाग के द्वारा होता है? तना, जड़, पत्ती, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा पौधे भाग लेते हैं, ये करते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधों में किस अंगों द्वारा प्रवेश करती है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधों में किस अंगों द्वारा प्रवेश करती है? तो वात रंध्र के द्वारा भी करती है, उसके बाद रंध्र के द्वारा भी, अंतर कोशिकीय स्थान, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद 38 में है पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है।
उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है? ए में है कोशिका में होने वाली वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधों के तथा एक जंतुओं में एक समान से होती है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही नहीं है, ये सही है। उसके बाद है बी में पौधों के प्रत्येक भाग के अलग अलग शोषण करता है, ये भी सही है। पौधों में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन ऊतक के माध्यम से होता है, ये गलत है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक ही होगा। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, सही है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। पौधों में गैसीय विनिमय हेतु पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको स्टोमाटा भी होगा, लेंटिसेल भी होगा, मूल रोम भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पौधों दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वातरंध्र। वातरंध्र पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? जड़ में, तना में, पत्ती में, संपूर्ण भाग में। वातरंध्र पत्ती में पाए जाते हैं। 43 में वातरंध्र पौधों में के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वातरंध्र तना में पाए जाते हैं। इसके बाद है 44 में एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? तो कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, उसके बाद है आरबीसी कोशिका द्वारा, तो इनमें इसका आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कीटों में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, तो ये सही है। उसके बाद बी में ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है, ये गलत है। उसके बाद ट्रेकिया शरीर के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणियों से काफी तेज होती है, ये क्या है? सही है। उसके बाद स्थलीय प्राणियों में ये क्या है? सही है। स्थलीय प्राणियों में सांस लेने की दर जलीय प्राणियों से काफी तेज होती है, गलत है। उसके बाद है इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जीव श्वसन सांस हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? तिलचिट्टा नहीं करते हैं। उसके बाद है टिड्डा तथा तिलचिट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रेकिया के द्वारा होता है। उसके बाद तिलचिट्टा में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? तिलचिट्टा में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? तो स्पाइरेकिल्स पाए जाते हैं, स्पाइरेकिल्स पाए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें है मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों में गिल्स नामक श्वसन अंग होते हैं, ये सही है। उसके बाद है गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करते हैं, ये भी सही है। गिल्स द्वारा जीव श्वसन हेतु वायुमंडल से ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। गिल्स के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में किसमें श्वसन सिर्फ फेफड़ों के द्वारा ही होता है? किसमें? फेफड़ों के ही द्वारा होता है, तो रेप्टिलिया। उसके बाद है पक्षी यानी एविस, ममेलिया, तो ममेलिया में होता है, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद है आपको निम्नलिखित में कौन सा एक मानव के श्वसन मार्ग का सही क्रम है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा नसिका छिद्र, उसके बाद ग्रासनी, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्रेकिया, फेफड़ा। बाकी सब क्या है? गलत है। मन में है मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसा निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ट्रेकिया की लंबाई कम होती है। उसके बाद बी में है मनुष्य में केवल 2 नसिका छिद्र होते हैं। सी में मनुष्य के नसिका
में संवेदी कोशिका की संख्या बहुत कम होती है। डी में है मनुष्य के घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है 54 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मनुष्य में श्वसन मार्ग का प्रारंभ नसिका छिद्र से होता है, ये बिल्कुल सही है। मनुष्य में श्वसन मार्ग की समाप्ति फेफड़ा स्थित वायु कोश में होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद मनुष्य के नसिका व्यास में नसल चैम्बर का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नसिका छिद्र खुलता है, बाह्य नसिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? परकोष्ठ कहते हैं। परकोष्ठ कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान तब कर पाती है जब हवा ट्रेकिया में पहुंचती है, बी में है लैरिंक्स में पहुंचती है, नी में सी में है नसिका वेस्म में पहुंचती है, नसिका वेस्म में पहुंचती है तब। मानव के श्वसन पथ में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। नसिका वेस्म की दीवार जो टेढ़ी-मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कांची कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है तो क्या नहीं है? गिल्स नहीं है। मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना वक्ष गुहा के उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है? क्या करती है? डायफ्राम करती है। 61 में फेफड़ा की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपको वायु कोश कहते हैं। उसके बाद है ग्रसनी फेरिंग्स किस मानव तंत्र के अंतर्गत आता है? फेरिंग्स किस मानव तंत्र के अंतर्गत आता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ए बी दोनों, ए बी दोनों हो जाएगा। स्वाध्याय 63 में श्वसन नली यानी ट्रेकिया की दीवार चपटी क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपास्थि युक्त छल्लों के कारण, उपास्थि युक्त छल्लों के कारण, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है श्वास नली ट्रेकिया वक्ष गुहा में पहुंचते ही दो श्वासनियों यानी ब्रोंकाई में विभाजित हो जाती है, ये क्या है? सही है। उसके बाद प्रत्येक श्वसनी यानी ब्रोंकाई फेफड़ा में पहुंचकर श्वासनिकाओं यानी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है, ये भी सही है। उसके बाद है श्वासनी का अंतिम छोर फेफड़ा के वायु कोश यानी एल्वियोलाई में खुलती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितने वायु कोश पाए जाते हैं? तो इतनी हो जाएगा इसका आंसर 3 गुना 10 पावर 8। मनुष्य के दौरान फेफड़े कुल कितने भागों में बटे होते हैं? तो फेफड़े कितने भागों में बटे होते हैं? 5 भागों में बटे होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र यानी साउंड बॉक्स है? तो लैरिंक्स है, फेरिंग्स है, तो इसके बाद है ग्लोटिस ट्रेकिया, तो इसका आंसर हो जाएगा लैरिंक्स। उसके बाद फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है, फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम। उसके बाद फ्लूरा, तो फ्लूरा ही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग के अंतर्गत आते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 70 में श्वसन तंत्र के भाग्य नसिका वेस्ट नसल चैम्बर के कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन है वायु के सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना, ये सही है। वायु की जलवाष्प की मात्रा का तापक्रम नियंत्रित करना, ये भी सही है। वायु के धूल कणों को छानना, इनमें से सभी सही है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़ों के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा O2 का दबाव काफी अधिक रहता है। उसके बाद है इसलिए O2 फेफड़ों से रक्त में जाता है, तो ये सही है। उसके बाद है फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा CO2 का दबाव कम होता है, इसलिए CO2 अशुद्ध रक्त से निकलकर फेफड़ों में विसरण करता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। उसके बाद है श्वसन वर्णक यानी रिस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहा जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन को। उसके बाद है 73 में किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 मिनट प्रति मिनट। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विसरण। उसके बाद है श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन द्वारा। इसके बाद है कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 से 20%। फेफड़े के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? तो वायु कोश में होता है। उसके बाद है अंतःशोषित वायु इंस्पिरेशन तथा उच्छ्वासित वायु यानी एक्सपायरेशन में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% तथा 16.4% इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 की मात्रा होती है 16% होती है। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली CO2 की मात्रा होती है तो 4%। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन युक्त रक्त का रंग होता है चमकीला लाल बैंगनी होता है। उसके बाद है हाइपोक्सा उस स्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 83 में ऊंचाई पर जाने से श्वसन गति बढ़ जाती है घट जाती है? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाती है। एक श्वासोच्छ्वास में श्वास द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा का आयतन क्या कहलाता है? तो इसका आयतन क्या कहलाता है? टाइडल आयतन कहलाता है। हीमोग्लोबिन से जुटकर CO2 क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन से जुटकर CO2 क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से जुट के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। उसके बाद है मनुष्य के फेफड़ा का महत्तम आयतन यानी फेफड़े की क्षमता कितनी होती है? फेफड़े की क्षमता कितनी होती है? 5400 से 6000 ml होती है। फेफड़े का अवशिष्ट आयतन कितनी होती है? फेफड़े का अवशिष्ट होती है 1.5 से 2 लीटर। उसके बाद है श्वसन की जैविक क्षमता यानी विटाल कैपेसिटी होता है कितनी होती है? 3400 से 4800 ml। उसके बाद है बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता और छोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 500 मिली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है। तो इसका ये सही है, समान रूप से होता है। उसके बाद है श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधों में अलग अलग तरीके से होता है, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। मनुष्य के पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा इंटरकोस्टल। निम्नलिखित में किसमें श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट सर्वाधिक होता है? तो शिशु किशोर में, वृद्ध में, शिशु में सभी के समान, तो वृद्ध हो जाएगा इसका आंसर। श्वसन दर सर्वाधिक होता है, श्वसन दर सर्वाधिक मतलब अधिक होता है शिशु, इसका आंसर होगा। इसमें है 92 में निम्नलिखित में किसमें श्वसन दर यानी ब्रीदिंग रेट सर्वाधिक होता है? तो शिशु इसका आंसर हो जाएगा। हृदय कांच कार्डिक नोच पाया जाता है दाएं फेफड़ा में, बाएं फेफड़ा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं फेफड़ा में। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव ट्रेकिया के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में
कौन सा एक मानव ट्रेकिया के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह रक्त से भरी होती है। बी में है यह शाखित तथा रक्त से भरी होती है, ये सही है। सी में है यह शाखित तथा वायु से भरी होती है, ये भी सही है। यह शाखित तथा वायु एवं रक्त से भरी होती है, यह रक्त से भरी होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है मनुष्य के फेफड़े में स्वांग फैलने सिकुड़ने की गुण नहीं होती है, ये सही है। डी में अंतर शोषण के समय डायफ्राम पीछे खिसक कर तथा पसलियां बाहर की ओर फैल कर फेफड़े के आयतन को बढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। इसके बाद बाह्य श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर उठता है तथा पसलियां अंदर की ओर आ जाती है, जिससे फेफड़ा सिकुड़ जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 उपयुक्त में सही है। उसके बाद आता है शोषण गुणांक या शोषण भाग बराबर क्या होता है? तो विमोचित CO2 का आयतन, अवशोषित O2 का आयतन, ये इसका आंसर हो जाएगा। विमोचित मतलब होता है छोटा, मतलब छोड़ना। उसके बाद है मनुष्य के फेफड़ों का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनोक्सिया कहते हैं। 98 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित नहीं रह सकता, ये क्या है? गलत है। इसके बाद मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित रह सकता है, परंतु उसकी कार्य क्षमता कम होगी, ये सही है। इसका आंसर है केवल 2। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कहाँ परिवहन? प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयतन के रूप में होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद अवायवीय शोषण और वायवीय शोषण दोनों ही प्रकर्मों में निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्लूकोज का पाइरूवेट अम्ल में विखंडन। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक सही है, इसमें कौन सा एक सही पूछ रहा है? तो इसमें पढ़ेंगे पहले। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वहन कर सकता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ये गलत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वाहन कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों का करता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों का वाहन कर सकता है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है शरीर में लौह पुंज किसमें है? लौह पुंज किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त में लौह पुंज। कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस की उपयोगिता होती है। कोशिका में अधिकतम एटीपी का निर्माण श्वसन के लिए किस क्रिया में होता है? श्वसन के लिए किस क्रिया में होता है? क्रेब्स चक्र में होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक श्वसनीय पदार्थ है? श्वसनीय पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विटामिन। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती है, कितनी होती है? 300 मिलियन होती है। इसके मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यही तक था।